आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड मेमोरी। तो लर्निंग किस चीज़ को रेफ़र करती है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे नर्वस सिस्टम को चेंज करते हैं और हैंस जिससे हमारा नर्वस सिस्टम चेंज होने से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो और इन चेंजेस को हम मेमोरीज़ की तरह रेफ़र करते हैं। ऑल्दो बहुत कन्वीनियंट है कि हम मेमोरीज़ को डिस्क्राइब करें एज़ इफ़ वो कोई नोट्स है जो फीलिंग कैबिनेट्स में पड़े हुए हैं, बट ये वे नहीं है कि एक्सपीरियंसेस ब्रेन में ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, एक्सपीरियंसेस स्टोर नहीं होते हैं, रैदर ये चेंज होते हैं जिस वे से हम परसीव करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं, थिंक करते हैं, प्लान करते हैं। उस तरीके से एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं। एक्सपीरियंसेस कैसे चेंज होते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को फिज़िकली चेंज करके, हमारे न्यूरल सर्किट्स को ऑल्टर करके, जो पार्टिसिपेट करते हैं परसीविंग, परफॉर्मिंग, थिंकिंग और प्लानिंग में। लर्निंग जो है एटलीस्ट हो सकती है 4 बेसिक फॉर्म्स में। सबसे पहली है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग एक एबिलिटी है ये सीखने की कि हम उस स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज़ कर पाए जिनको हम पहले परसीव कर चुके हैं। इस टाइप की लर्निंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि उन ऑब्जेक्ट्स को कि इस टाइप की लर्निंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ऐसी एबिलिटी होना जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाए और कैटेगराइज कर पाए। मतलब ऐसी एबिलिटी होना जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर पाए और कैटेगराइज कर पाए। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि किसी चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है, तब तक हम ये भी नहीं सीख पाएंगे कि हमें उस चीज़ के साथ कैसे बिहेव करना है। हम अपने एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठाना ही लर्निंग होता है। हमारा हर सेंसरी सिस्टम परसेप्चुअल लर्निंग के लायक है। हम ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करना सीख सकते हैं उनकी विजुअल अपीयरेंसेस से, या वो क्या साउंड्स बनाते हैं, कैसे वो फील करते हैं, कैसे वो स्मेल करते हैं। हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं उनकी फेसेस की शेप से, क्या वो मूवमेंट करते हैं जब वो वॉक करते हैं, उनकी वॉइस की क्या साउंड है। जब हम लोगों को बात करते हुए सुनते हैं तो हम उनके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और उनके इमोशनल स्टेट को भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि परसेप्चुअल लर्निंग अपीयर होती है, वो अकम्प्लिश होते हुए तभी अपीयर होती है जब चेंजेस होते हैं सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में। जिसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स विजुअल स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज़ करने की जो लर्निंग होती है उसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, उसमें विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। कि मतलब जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स विजुअल स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज़ करना सीखते हैं तो तब विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में चेंजेस होते हैं
और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स ऑडिटरी स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं तो उसमें ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में चेंजेस होते हैं। फिर आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये एक एबिलिटी है सीखने की, ये एक एबिलिटी है ये सीखने की कि जब कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रेजेंट हो तो पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करना है। इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर बिहेवियर व्हेन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज़ प्रेजेंट। मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग एक एबिलिटी है ये सीखने की कि हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करना है जब पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रेजेंट हो। तो इसलिए इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि सर्किट्स के बीच कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो जो परसेप्शन में इन्वॉल्व है और जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है। Thus, it involves the establishment of connections between circuits involved in perception and those involved in movement. तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि सर्किट्स के बीच कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो। कौन से सर्किट्स के बीच? जिसमें परसेप्शन, कौन से सर्किट्स के बीच जो परसेप्शन में इन्वॉल्व है और जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है। जो सर्किट्स इन चीज़ों में इन्वॉल्व है उनके कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो। जो बिहेवियर है वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि डिफेंसिव रिफ्लेक्स आना, और वो एक मूवमेंट्स का कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस भी हो सकता है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की दो मेजर कैटेगरीज हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की दो मेजर कैटेगरीज है लर्निंग की, जो साइकोलॉजिस्ट्स ने एक्सटेंसिवली स्टडी करी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है क्या। ये एक एबिलिटी है ये सीखने की कि जब कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रेजेंट हो तो पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करना है। तो इसमें कौन से सर्किट्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है? उन सर्किट्स के बीच जो परसेप्शन में इन्वॉल्व है और जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है। बिहेवियर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है, जैसे कि डिफेंसिव रिफ्लेक्स, और कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स भी हो सकता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग इंक्लूड करता है दो मेजर कैटेगरीज ऑफ लर्निंग जो साइकोलॉजिस्ट ने एक्सटेंसिवली पढ़ी है, क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसमें अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलस प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करता है एक इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस की। इसमें क्या होता है, दो स्टिमुलाई के बीच एसोसिएशन होता है। स्टिमुलस जिसका पहले लिटिल इफ़ेक्ट होता है बिहेवियर पे, वो इस योग्य बन जाता है कि वो इवोक कर पाए रिफ्लेक्सिव स्पीशीज टिपिकल बिहेवियर। इसका एग्जाम्पल है कि एक डिफेंसिव आई ब्लिंक रिस्पॉन्स कंडीशन हो पाए टोन को। अगर हम ब्रीफ पफ ऑफ एयर डायरेक्ट करेंगे रैबिट की आई की तरफ तो आई ऑटोमेटिकली ब्लिंक होगी।
इस रिस्पॉन्स को तो हम कहेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि ये अनकंडीशनली हुआ है। इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं कराई गई है। स्टिमुलस जो उस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, जो कि इस एग्ज़ाम्पल में है पफ ऑफ एयर, उसको कहेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हमने प्रेजेंट करी सीरीज ऑफ ब्रीफ 1000 हर्ट्ज टोन्स। मतलब इसमें क्या करा गया, रैबिट को प्रेजेंट करी गई कई बार बहुत ही छोटे टाइम के लिए 1000 हर्ट्ज टोन्स, और हर टोन को फॉलो करा गया 5 each followed by 500 meters later by a puff of air. We present a series of brief 1000 hertz tones, each followed 500 meters later by a puff of air. मतलब we ब्रीफ 1000 मतलब बहुत ही छोटी टोन बजाई गई 1000 हर्ट्ज टोन, और वो कई बार बजाई गई, और वो हमेशा और पहले टोन बजाई गई, उसके बाद 500 मीटर 500 ms का पफ ऑफ एयर दिया गया। पहले टोन बजाई गई, फिर पफ ऑफ एयर दिया गया। तो सेवरल ट्रायल्स के बाद रैबिट की जो आई थी वो क्लोज़ होना शुरू हो गई, इवन बिफोर पफ ऑफ एयर देने से पहले ही क्लोज़ होना शुरू हो गई। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई थी। इसमें कंडीशन स्टिमुलस क्या था, 1000 हर्ट्ज टोन, और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, आई ब्लिंक। इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, सिंपल न्यूरल मॉडल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कि जब 1000 हर्ट्ज टोन प्रेजेंट करी गई जस्ट बिफोर द पफ ऑफ एयर टू द आई, तो साइनेप्स ट्री स्ट्रेंथन हो गया। ये साइनेप्स टी था, ये जो वीक है, जो 1000 हर्ट्ज टोन का है। साइनेप्स बी था जो स्ट्रॉन्ग है, जो पफ ऑफ एयर का है, और ये ब्लिंकिंग का है। ये पफ ऑफ एयर टू दिया है 1000 हर्ट्ज टोन। ये न्यूरॉन है ऑडिटरी सिस्टम में, क्योंकि टोन बजाई गई थी। न्यूरॉन है सोमैटोसेंसरी सिस्टम में, पफ ऑफ एयर दिया गया था। तो ये कैसे, ये सिंपल न्यूरल मॉडल है क्लासिकल कंडीशनिंग का, कि टी को कैसे स्ट्रेंथन करा गया है। तो जब क्लासिकल कंडीशनिंग होती है तो ब्रेन में कैसे चेंजेस होते हैं। फिगर 13.1 इसका एक सिंप्लीफाइड न्यूरल सर्किट बताती है जो इस टाइप ऑफ लर्निंग में होता है। फिगर 13.1 shows a simplified neural circuit that could account for this type of learning। मतलब जो ये फिगर हमने अभी देखी, ये दिखाती है सिंप्लीफाइड न्यूरल सर्किट जो इस टाइप ऑफ लर्निंग में होता है। थोड़ा सिंपल रखने के लिए अज्यूम करा गया है कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, पफ ऑफ एयर है, वो सिंगल न्यूरॉन से डिटेक्ट होता है सोमैटोसेंसरी सिस्टम में, और जो सीएस है 1000 हर्ट्ज टोन है, वो भी सिंगल न्यूरॉन से डिटेक्ट होता है ऑडिटरी सिस्टम में। हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स है आई ब्लिंक, वो भी सिंगल न्यूरॉन से ही कंट्रोल होता है मोटर सिस्टम में। बट ऑफ कोर्स लर्निंग जो है वो 1000 ऑफ न्यूरॉन्स से होती है, 1000 ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स से होती है। बट जो बेसिक प्रिंसिपल है साइनेप्टिक चेंज का, वो इस सिंपल फिगर से रिप्रेजेंट करा जा सकता है।
अब हम देखते हैं कि ये सर्किट काम कैसे करता है। अगर हम 1000 हर्ट्ज टोन प्रेजेंट करें तो हम पाएंगे कि एनिमल कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो साइनैप्स है जो जो साइनैप्स है टोन सेंसिटिव न्यूरॉन और मोटर सिस्टम के न्यूरॉन के बीच वो वीक है। तो जब एक्शन पोटेंशियल साइनैप्स टी मतलब एक्शन पोटेंशियल साइनैप्स टी टोन तक पहुँचेगा तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ईपीएसपी जो वो प्रोड्यूस करेगा मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट में वो बहुत ही छोटी होगी। दैट इज़ when an action potential reaches the terminal button of synapse T tone। जब एक्शन पोटेंशियल सिनेप्स टी टोन के टर्मिनल बटन में पहुंचेगा, कि जैसे ये न्यूरॉन है, तो जब एक्शन पोटेंशियल जो एक्शन पोटेंशियल है वो सिनेप्स टी तक पहुंचेगा टोन की, तो इसका जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है जो वो मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट में प्रोड्यूस करेगा, ये जो मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट में प्रोड्यूस करेगा वो बहुत छोटा होगा, तो न्यूरॉन फायर नहीं कर पाएगा। हाउएवर अगर हम एक आई को पफ ऑफ एयर प्रेजेंट करेंगे तो आई ब्लिंक करेगी। ये रिएक्शन होता है बिकॉज नेचर ने एनिमल को प्रोवाइड करा है स्ट्रॉन्ग सिनेप्स के साथ सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच, जिसके वजह से ब्लिंक हो गई। और ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले 1000 हर्ट्ज टोन प्रेजेंट करी जाएगी और क्विकली उसके बाद एक पफ ऑफ एयर दी जाएगी, और आफ्टर ये चीज़ रिपीट होगी। इन पेयर ऑफ स्टिमुलाई को सेवरल टाइम्स रिपीट करा जाएगा, तो ये पाया जाएगा कि अगर एयर पफ ना भी दिया जाए तो 1000 हर्ट्ज टोन खुद ही आई ब्लिंक प्रोड्यूस कर रही है। 60 ईयर्स अगो डोनाल्ड हेब ने एक रूल प्रपोज करा था जो शायद ये एक्सप्लेन कर पाए कि न्यूरॉन्स कैसे चेंज होते हैं एक्सपीरियंसेस से, इस वे में कि वो हमारे बिहेवियर में चेंजेस कर पाए। मतलब डोनाल्ड हेब ने एक रूल दिया था जो शायद ये एक्सप्लेन कर पाए कि हमारे एक्सपीरियंसेस से न्यूरॉन्स कैसे चेंज होते हैं, इस तरीके से कि न्यूरॉन्स के चेंज होने से हमारा बिहेवियर चेंज हो पाए। ये 1949 में दिया था। इसको कहते हैं हेब रूल। हेब रूल क्या कहता है कि अगर एक साइनैप्स को रिपीटेडली एक्टिव बन जाता है सेम टाइम पे जब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन फायर कर रहा है, चेंजेस हो गए साइनैप्स की स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में जो उसको स्ट्रेंथन करेगी। हेब रूल कहता है
कि अगर एक साइनैप्स रिपीटेडली एक्टिव होता है सेम टाइम पे, किस सेम टाइम पे, जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन फायर कर रहा है तो चेंजेस होंगे स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री, साइनैप्स की स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री में, जो उसको स्ट्रेंथन करेगी। अब हेब रूल हमारे सर्किट पे कैसे अप्लाई करता है? अगर 1000 हर्ट्ज टोन को पहले प्रेजेंट करा जाए और फिर वीक साइनैप्स टी दिया जाए तो वो एक्टिव होगा। अगर 1000 हर्ट्ज टोन को पहले प्रेजेंट करा जाए और जो वीक साइनैप्स टी था मतलब टोन के लिए, वो एक्टिव होगा। और फिर पफ इमीडिएटली उसके बाद प्रेजेंट करा जाए तो स्ट्रॉन्ग साइनैप्स जो पफ ऑफ एयर का है, साइनैप्स पी है, वो भी एक्टिव होगा और मोटर न्यूरॉन को फायर करवाएगा। तो जो ये एक्ट ऑफ फायरिंग हुआ वो किसी भी साइनैप्स को स्ट्रेंथन करेगी जो मोटर न्यूरॉन के साथ अभी तक एक्टिव था। द एक्ट ऑफ फायरिंग then strengthens any synapse with the motor neuron that has just been active. Of course इसका क्या मतलब है? synapse T एक्टिव होगा। तो जब दो स्टिमुलाई के बीच में सेवरल पेयरिंग्स हो जाएगी और सेवरल इंक्रीमेंट्स और स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी तो synapse T जो है टोन का वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इनफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो मोटर न्यूरॉन से को फायर कर पाए अपने आप से, तो लर्निंग हो जाएगी। तो ये फिगर 13.1 में भी यही दिखाया गया है। तो जब हेब ने अपना रूल बनाया था वो ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था कि ये सही है या गलत है, बट फाइनली इनफ प्रोग्रेस हो चुकी है लेबोरेटरी टेक्निक्स में जो इंडिविजुअल साइनेप्सिस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है और इन्वेस्टिगेटर्स जो है लर्निंग के फिजियोलॉजिकल बेसिस को पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड मेजर क्लास ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑटोमेटिक स्पीशीज टिपिकल रिस्पॉन्सेस होते थे। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में वो बिहेवियर्स होते हैं जो हम सीख चुके हैं। एंड वेयर एज क्लासिकल कंडीशनिंग में दो स्टिमुलाई के बीच में एसोसिएशन होती थी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में एसोसिएशन होती है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में। इसमें ये एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ लर्निंग है। ये एक ऑर्गेनिज्म को परमिट करती है कि वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू जो उसके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कि जब बिहेवियर फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करे, जब बिहेवियर के बाद कोई फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस हो तो बिहेवियर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, और जब बिहेवियर के बाद कोई अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो तो वो लेस फ्रिक्वेंटली होता है। तो कलेक्टिवली फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को रीइंफोर्सिंग स्टिमुलाई कह दिया गया है और अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को पनिशिंग स्टिमुलाई कह दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पॉन्स जिससे एक हंग्री ऑर्गेनिज्म को फूड मिल जाए तो वो रीइंफोर्स्ड होगा, और रिस्पॉन्स जिससे उसे पेन मिल जाए वो पनिश्ड होगा। तो हम रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस देखते हैं। जैसे ब्रीफली कहा गया है, रीइंफोर्समेंट जो है वो
एनिमल के नर्वस सिस्टम में जो है चेंजेस कर देता है। और उसके नर्वस सिस्टम में चेंजेस होने से ये लाइक्लीहुड बढ़ जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को एलिसिट करेगा। मतलब रीइंफोर्समेंट क्या करता है, वो एनिमल के नर्वस सिस्टम में चेंजेस कर देता है जो इस लाइक्लीहुड को बढ़ा देगा कि पर्टिकुलर स्टिमुलस जो है वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एलिसिट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हंगरी रैट है, वो जब उनको ऑपरेंट चैम्बर में डाला गया, स्किनर बॉक्स में डाला गया, तो वो बहुत लाइकली नहीं होगा कि वो लीवर प्रेस करेगा जो वॉल में माउंटेड है। हाउएवर, जब वो अगर उसने लीवर प्रेस कर दिया और उसको उसके इमीडिएटली बाद उसको फूड मिल गया, तो उसकी जो लीवर प्रेस करने का लाइक्लीहुड है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम अनदर वे देखें तो रीइंफोर्समेंट ने क्या करा, उसने जो लीवर की साइट थी उसको एज अ स्टिमुलस सर्व करा जो एलिसिट करेगी लिवर प्रेसिंग रिस्पॉन्स को। Reinforcement causes the site of a liver to serve as a stimulus that elicits the liver pressing response. ये कहना सही नहीं होगा कि पर्टिकुलर बिहेवियर ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया। अगर कोई लिवर प्रेजेंट नहीं होगा तो रैट जो है वो नहीं सीखेगा लिवर को प्रेस करना। जो लीवर की साइट है वो चाहिए रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। थस जो रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन करती है न्यूरल सर्किट्स के बीच के कनेक्शन को। जो कौन से न्यूरल सर्किट्स के, जो परसेप्शन में इन्वॉल्व है साइड ऑफ द लिवर, और जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है द एक्ट ऑफ लिवर प्रेसिंग। तो अगर हम फिगर 13.2 में भी देखें तो पहले यहाँ पे स्टिमुलस आया। अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिमुलस आया साइड ऑफ द लिवर, तो न्यूरल सर्किट आए जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्टिमुलस को डिटेक्ट करा। फिर न्यूरल सर्किट आए जिन्होंने इस पर्टिकुलर बिहेवियर को कंट्रोल करा। फिर बिहेवियर हुआ, लिवर प्रेस हुआ, और जब रैट में लिवर प्रेस हुआ तो उसको फूड मिल गया। तो फूड मिला, रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस हुई, रीइंफोर्सिंग सिस्टम हुई, और रीइंफोर्सिंग सिस्टम इस कनेक्शन को स्ट्रेंथन करेगा। पहले बाय चांस हुआ था, बट फिर इस कनेक्शन को कि स्टिमुलस देखा और पर्टिकुलर बिहेवियर होगा, इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। तो ये सिंपल न्यूरल मॉडल है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का। फिर थर्ड मेजर कैटेगरी ऑफ लर्निंग है मोटर लर्निंग। ये भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की ही एक कंपोनेंट है एक्चुअल में। सिंपल रखने के लिए हम इसको एक तरीके की परसेप्चुअल लर्निंग भी सोच सकते हैं, जो ब्रेन के सेंसरी सिस्टम के अंदर चेंजेस एस्टैब्लिश करती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शंस between sensory system and motor system
and motor learning as the establishment of changes within motor system. तो जो मोटर लर्निंग है वो भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो हमने इससे पहले पढ़ी है उसी का ही एक कंपोनेंट है. हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको परसेप्चुअल लर्निंग भी बोल सकते हैं, जो चेंजेस एस्टैब्लिश करती है ब्रेन के सेंसरी सिस्टम के अंदर. स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बोल सकते हैं कि जो सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम के बीच कनेक्शंस होते हैं, और मोटर लर्निंग बोल सकते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेंजेस विद इन मोटर सिस्टम्स. तो मोटर लर्निंग इज़ एक्चुअली अ कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग. मतलब एक स्टिमुलस को देख के एक रिस्पॉन्स आना. और फॉर सिंप्लिसिटी सेक वी कैन थिंक ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग हैं